इससे पहले भी आप कह रहे थे कि बजट को लेकर एक पेशेंस वाली स्थिति आम लोगों में होनी चाहिए और पेशेंस के साथ बजट को देखना और समझना चाहिए। मैंने मान लिया आपकी बात। आपने कहा पेट्रोल डीजल का अगर आप रेट देखें और फिर सड़कों की स्थिति देखें, अभी देखिए बरसात की शुरुआत भर हुई और अभी बरसात पीक पर पहुंची भी नहीं। आपने भी कई तस्वीरें देखी होंगी जब रोड पर बड़े बड़े गड्ढे हो जाते हैं, जब रोड पानी के साथ में बह जाती है तो लोगों का भरोसा डगमगाता नहीं। फिर जब बजट में इंफ्रा के नाम पर हजारों करोड़ या लाखों करोड़ का बजट दिखाया जाता है तो आम लोगों के जहन में ख्याल आता है फिर से हमें ठगने की बात हो रही है, हमारी जेब से पैसा जाएगा लेकिन हमारे ही काम नहीं आएगा, सिर्फ दिखावे के तौर पर काम आएगा। बिल्कुल सही। तो इसके लिए हमें सवाल ये पूछना चाहिए सरकार से, हमारा बजट में ये सवाल होना चाहिए कि इंफ्रा पर जो पैसे खर्च हो रहे हैं उसका हिसाब क्या है। देखिए मंत्रालय के लेवल पे डिसीजंस बनाए जाते हैं लेकिन सांसद के लेवल पे उन डिसीजन को इंप्लीमेंट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। तो हमें वहां से भी सवाल करने चाहिए, क्या आपकी ट्रैकिंग का क्या मैकेनिज्म है। बजट तो आप निकाल दे रहे हो बट वो काम हो रहा है, उतने पैसे सही जगह लग रहे हैं, उसकी ट्रैकिंग का क्या मैकेनिज्म है, सवाल वो भी होना चाहिए। ठीक है प्रदीप जी चूंकि आप घर का जिक्र कर रहे थे, बस अंजलि एक बार, फर्स्ट टाइम जो बायर्स हैं घर खरीदने वाले, आपने कहा ये जो सब्सिडी की सीमा है ये बढ़ जानी चाहिए, ये 5 लाख तक पहुंचनी चाहिए, लेकिन अगर जैसे तैसे 5 लाख की सब्सिडी मिल भी गई, हो सकता है कुछ पैसे इकट्ठा करके डाउन पेमेंट चली भी गई, लेकिन फिर वो जो ब्याज मोटा तौर पर लिया जाता है जिसमें लाखों रुपए एक्स्ट्रा आम लोगों की जेब से जाते हैं। बड़ी खबर बता देते रचना, आगे बढ़ने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहुंच चुके हैं संसद भवन। बड़ी खबर बता दें इससे पहले कई नेताओं की, मंत्रियों की तस्वीर आपने देखी संसद भवन पहुंचने की और अब जानकारी ये मिल रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी संसद भवन पहुंच चुके हैं। संसद भवन में मोदी कैबिनेट की बैठक चल रही है, बजट को कैबिनेट की मंजूरी मिलेगी। हालांकि ये औपचारिकता का हिस्सा है, बजट पेश होने से पहले संसद परिसर में ही कैबिनेट की छोटी सी मीटिंग होती है 10 से 15 मिनट की, परंपरा के तहत, फॉर्मेलिटी के तहत, और कैबिनेट की मंजूरी मिलने के बाद थोड़ी देर का देखिए वक्त बचा है, करीब करीब आधा घंटा, जब सुबह 11 बजे बजट पेश किया जाएगा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की तरफ से। इससे पहले की सभी फॉर्मेलिटीज हो चुकी हैं पूरी, अब कैबिनेट की मीटिंग शुरू होने वाली है। संसद भवन पहुंच चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी, पीएम मोदी की अध्यक्षता में बैठक हो चुकी है शुरू। बैठक मीटिंग ये कैबिनेट की, और कैबिनेट की मंजूरी के बाद 11 बजे बजट पेश किया जाएगा। मनीष जी आपके पास मैं आ रही हूँ, अलग अलग सेक्टर्स पर, अलग अलग मुद्दों पर हम बात कर रहे हैं। सड़कों का चूंकि इससे पहले जिक्र हुआ था, इंफ्रास्ट्रक्चर का, तो ये बात तो है, हमने देखी है पिछले 10 सालों में जो कनेक्टिविटी है वो किस तरह से बढ़ी है। दिल्ली से मुंबई जाना भी अब आसान हो गया है, सड़क मार्ग के जरिए आप जा सकते हैं, कनेक्टिविटी बेहतर हुई, इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम हुआ है, लेकिन रियल एस्टेट भी फिर इसी से कहीं ना कहीं जुड़ जाता है। रियल एस्टेट में जो कारोबारी हैं उनकी ओर से मांगी की जा रही है कि इंडस्ट्री एक बड़ी इस पर बननी चाहिए। क्या लगता है कि रियल एस्टेट को लेकर भी आज कुछ अच्छा हो सकता है, कुछ सरप्राइजिंग हो सकता है सरकार की ओर से? देखिए, सड़कें किसी भी देश के विकास का रास्ता है। अगर सड़क बनेगी तो माल की ढुलाई आसान होगी, सड़क बनेगी तो व्यापार बढ़ेगा। अभी सागर सिन्हा साहब कह रहे थे कि इससे लोगों को इजी जल्दी पहुंचेगा, उनका पेट्रोल फ्यूल बचेगा, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन उस सड़क के डेवलपमेंट के कंट्रीब्यूशन में बहुत छोटा सा पार्ट है। सड़क के बनने से बिजनेस बढ़ता है। हमने देखा होगा जो शहर नदी के किनारे बसे, समंदर के किनारे बसे, उनका डेवलपमेंट बहुत फास्ट हुआ। मुंबई इसीलिए डेवलप्ड है, चेन्नई इसलिए डेवलप्ड है क्योंकि उनके पास यातायात का एक साधन है, वो है पानी। और जो लोग आगरा दिल्ली की बात करते हैं वो लोग सड़क के किनारे, सड़क पे हैं, तो उनकी सड़क अगर डेवलप होगी तो पटना से लेकर जम्मू कश्मीर तक माल की आवागमन आसान होगा। और अगर इन सड़क के किनारे किनारे हम लॉजिस्टिक्स के हब बना दें, कोल्ड स्टोरेज बना दें, वेयर हाउसेज बना दें, सो दैट कि माल को प्रॉपरली स्टोरेज कर सकें, तो देश का विकास बहुत तेजी से हो जाएगा। हम जानते हैं कि हर विकास के पीछे लॉजिस्टिक्स होता है, और लॉजिस्टिक्स की कॉस्ट इस समय भारत में किसी भी विकसित देश के मुकाबले कम से कम 100% ज्यादा है। जहां विकसित देशों में 6 से 7% लॉजिस्टिक कॉस्ट आ रही है, यहाँ 12 से 13% लॉजिस्टिक्स कॉस्ट आती है। ये तो बुनियाद तो सड़क उस कॉस्ट को कम करता है। बुनियाद हो गई जिस पर काम करना बहुत ज्यादा जरूरी है। आपने एक अच्छा टॉपिक उठाया है, इसको लेकर डिटेल में आगे हम बात करेंगे, लेकिन साथ ही साथ चूंकि आज आम बजट से उम्मीदें बहुत ज्यादा हैं और इंडिया न्यूज की टीम भी लगातार आम लोगों के बीच में बनी रही, जुड़ी रही। एक और सवाल है जो आम लोगों से पूछा है इंडिया न्यूज की टीम ने, और वो सवाल ये है कि बजट में सैलरीड क्लास के लिए पुराने टैक्स स्लैब में टैक्स छूट की सीमा क्या होनी चाहिए। मौजूदा 3 लाख सही है, ऐसा सिर्फ और सिर्फ
22% लोगों ने कहा, जबकि 31% लोग कह रहे हैं 5 लाख तक बिना किसी टैक्स के ये इनकम होनी चाहिए, यानी कि जो 3 लाख है उसे बढ़ाकर 5 लाख किया जाना चाहिए। जबकि 20% कह रहे हैं कम से कम 8 लाख तक तो ऐसा हो कि कोई टैक्स ना देना पड़े आम लोगों को। जबकि 17% लोग कह रहे हैं 10 लाख तक कोई टैक्स हम नहीं देना चाहते हैं, ऐसी सरकार को व्यवस्था करनी चाहिए। सिर्फ 10% लोग ऐसे हैं जो कह रहे हैं हम कुछ कह नहीं सकते इस फैसले पर। जो टीवी स्क्रीन पर ग्राफिक्स है वो आपको बताएगा कितने फीसदी लोग क्या चाहते हैं। इसमें जो सबसे ज्यादा लोग हैं 31% वो चाहते हैं 5 लाख तक तो कम से कम ऐसी इनकम हो जिस पर टैक्स ना देना पड़े, जबकि 22% ऐसे कह रहे हैं मौजूदा तो जो 3 लाख हैं वो सही है। लेकिन मैं इस टैक्स स्लैब पर सवाल करूं प्रदीप जी, एक सवाल। अच्छा, प्रदीप जी हमारे साथ में नहीं है। जो टैक्स स्लैब की बात हो रही है यहाँ पर मुकेश जी, टैक्स स्लैब में बदलाव होना चाहिए, ये हर नौकरी पेशा चाहता है, हर व्यापारी चाहता है, क्योंकि जैसे तैसे इनकम जेब में आती है, लेकिन फिर जब टैक्स की बारी आती है तो लगता है कि अब ये पैसा टैक्स में मेरा जाने वाला है। अब पिछले काफी वक्त से टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया है, लोग चाहते हैं इस सीमा को बढ़ाया जाए। आपके हिसाब से इस सीमा कितनी होनी चाहिए? इंडिया न्यूज की टीम पहुंची तो अलग अलग स्लैब लोगों के जरिए बताया गया है। देखिए, मिडिल क्लास तो मिडिल में ही है, वो हमेशा मिडिल में रहता है। ऊपर से टैक्स की मार होती है, नीचे से महंगाई की मार होती है, इसीलिए मेरे ख्याल से उसको मिडिल क्लास कहा जाता है। तो स्लैब, बट गवर्नमेंट का प्रॉब्लम ये है कि वो ये एक मिडिल क्लास ही है, जो सैलरीड आदमी है वो टैक्स पे करते हैं, बाकी लोग जो जेनुअनली टैक्स पे कर सकते हैं वो लोग टैक्स पे नहीं करते हैं। तो गवर्नमेंट को ब्रॉड बेस करना चाहिए, साथ साथ उसके साथ उनको मिडिल क्लास के बारे में भी सोचना चाहिए। देश विकसित हो रहा है, देश विकसित होगा, बट हम लोग भी साथ साथ विकसित होंगे या नहीं होंगे, हम हमेशा मिडिल क्लास में बने रहेंगे या हमारे को हमेशा निचोड़ा जाता रहेगा। तो इसी के लिए मतलब गवर्नमेंट को मिडिल क्लास को कुछ इंसेंटिव देने के लिए सोचना चाहिए। स्लैब डेफिनेटली बढ़ना चाहिए। महंगाई हर साल बढ़ जाती है, स्लैब नहीं बढ़ते हैं, या स्लैब बढ़ते हैं वो इतना मिनिमल बढ़ते हैं कि हर साल आपका पैसा कम होता जाता है। आप देखेंगे रेट ऑफ इंटरेस्ट, जैसे मैं पहले भी बात कर रहा था कि फिक्स डिपॉजिट में 7% टैक्स देने के बाद हमारी जो इनकम है बेसिकली हर साल वो घट रही है, इनकम नहीं घट रही है। हमारा जो पैसा है, अगर हम पैसा टैक्स देने के बाद एफडी पे हमारे को 5% आ रहा है, और हमारा जो इन्फ्लेशन है, जो महंगाई की दर है, महंगाई की दर अगर आप एजुकेशन की लेंगे, मेडिकल की लेंगे, बाकी सब की लेंगे तो 10 या 12% से बढ़ रही है। तो हमारा पैसा बिना कुछ के हर साल घटता जा रहा है। अब हम पैसा इन्वेस्ट करने का सोचते हैं चलो एफडी नहीं करते, तो फिर नेक्स्ट ऑप्शन क्या आता है, वहाँ पर फाइनेंशियल लिटरेसी नहीं है। गवर्नमेंट ने कभी पार्ट ऑफ करिकुलम नहीं रहा कि आप पैसा कमाना तो सिखाते हैं, बट इन्वेस्ट कैसे करना है। तो इसीलिए अगर आप देखेंगे लोग जा रहे हैं स्टॉक मार्केट में, जा रहे हैं स्टॉक मार्केट में, एफ&ओ में आपने देखा होगा कि मैक्सिमम लोग पैसा लूज कर रहे हैं। तो एक वो उसका एक बड़ा रीज़न है कि लोगों को प्रॉपर नॉलेज नहीं है, नॉलेज नहीं है कि पैसा क्या इन्वेस्ट कर। एफडी में इसलिए नहीं करना कि पैसा हमारा घट रहा है और बाकी जगह जाते हैं तो उसकी पूरी नॉलेज नहीं है, तो वहाँ पैसा आपका घटता जा रहा है। तो मिडिल क्लास है हार्ड प्रेस्ड, तो फाइनेंशियल नॉलेज बढ़ाने के ऊपर उसमें भी कोई इंसेंटिवाइजेशन हो, स्किल डेवलपमेंट में हो, जिससे कि आपकी इनकम बढ़ सके, तो थोड़ा जो आपका प्रेशर है वो आपको कम हो। तो यही गवर्नमेंट को इस बारे में सोचना चाहिए। बिल्कुल वैभव जी, हमने सैलरीड क्लास और मिडिल क्लास की तो बात की, लेकिन गरीबों का क्या? गरीबों के खाते में क्या जाएगा? गरीब लोगों को भी इंतजार रहता है। जब 2014 में नरेंद्र मोदी आए थे सत्ता में, उस वक्त 2022 का टारगेट रखा गया था, लेकिन 2022 जा चुका है। अब 2047 को आगे लेकर सरकार चलती है। ये सवाल लेना अंजलि, लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर आ रही है। चूंकि आज मोदी सरकार 3.0 का पहला बजट पेश होना है और अब वक्त सिर्फ आधे घंटे का बच गया है। आधे घंटे बाद देश के लिए आम बजट पेश करेंगी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। थोड़ी देर में बजट पेश होने वाला है। देखिए 10 बजकर हो गए हैं 30 मिनट और 30 मिनट का महज वक्त शेष बचा हुआ है। 11 बजे ठीक जो बजट भाषण है वो शुरू हो जाएगा। अच्छा रचना, निगाहें इस बात पर भी रहेंगी कि बजट भाषण आखिर होता कितनी देर का है, क्योंकि अपना ही खुद का रिकॉर्ड कई बार निर्मला सीतारमण तोड़ चुकी हैं। 2019 की अगर बात करें, 18 में निर्मला सीतारमण की ओर से जो बजट भाषण था वो 2 घंटे 40 मिनट 45 मिनट का था। अपने रिकॉर्ड्स को कई बार उन्होंने तोड़ा। इस बार पहला बजट है तीसरे कार्यकाल का, उम्मीदें बहुत ज्यादा हैं। अच्छा, इस बार खास ये भी है कि जब 2014 में 5 साल तक सत्ता में पार्टी थी तो अकेले अपने दम पर थी। 2019 में जब बीजेपी रिजल्ट आए थे लोकसभा चुनावों के, उस वक्त अकेले अपने दम पर 300 सीटें पार की थी बीजेपी ने। इस बार अकेले अपने दम पर सरकार बीजेपी की नहीं है। ऐसे में
क्या आम लोगों के लिए बहुत ज्यादा बड़ा कुछ हो सकता है, क्योंकि रिजल्ट उस हिसाब से नहीं रहे जो 400 प्लस का टारगेट लेकर बीजेपी चली थी। ऐसे में जनता के भीतर जो नाराजगी वोटों के जरिए देखने को मिली है, क्या उसे बजट के माध्यम से किसी तरह से दूर करने की कोई कोशिश रहेगी, ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन उससे पहले आपको सुनवाते हैं दर्शक, हम अपने मेहमानों पर भी जाएंगे। राज्यसभा सांसद आम आदमी पार्टी के संजय सिंह, क्या उनकी ओर से कहा गया, सुनिए। संजीव अरोड़ा ने क्या कहा, सुनिए। बजट के एक्सपेक्टेशन जी, हम चाहते हैं कि सबको कोई ना कोई रिलीफ मिले, टैक्स पेयर को रिलीफ मिले। बाकी देखो, अब तो थोड़ी देर रह गई, पता चलेगा। वो आज बजट के ऊपर ज्यादा करेगा कि इकोनॉमिक सर्वे का जो उन्होंने दिया है उसका बजट के साथ क्या लिंक है। तो मेरे ख्याल आज 12 साढ़े 12 बजे तक, जब तक बजट नहीं खत्म हो जाता, हमें वेट करनी चाहिए। तो इंतजार थोड़ी देर का। मेहमानों के पास एक बार फिर से जाते। वैभव जी, मेरा सवाल आपसे ये था कि गरीबों के पास क्या जाएगा, गरीबों को क्या मिलेगा। 2022 का टारगेट लेकर पहले बीजेपी चलती थी कि 2022 भाई जब आएगा तो हम किसानों की आमदनी दोगुनी कर देंगे, सबको अपना घर मिल जाएगा, अपना आवास मिलेगा। लेकिन फिर बीच में कोविड आ गया, कोविड का हवाला दिया गया। अब टारगेट 2047, कैसे देखते हैं इसे? क्या लगता है गरीबों के खाते में कुछ जाएगा आज के बजट में? देखिए, गरीबों के खाते में ज़रूर जाएगा, क्योंकि अगर इस बजट को आम आदमी का बजट कहना चाहती है ये सरकार, तो आम आदमी के लिए कुछ करने के लिए एक्सपेंस एलोकेशन, जिसे कहते हैं कि सरकार का जो खर्चा है, ये हम आमदनी की बात कर रहे हैं कि डायरेक्ट टैक्स आएगा, जीएसटी आएगा, कस्टम्स ड्यूटी आएगी, ये सब आमदनी है। पर ये खर्च कहाँ होगी? सड़कों पे होगी, अस्पतालों पे होगी, स्कूलों पे होगी। किस तरीके से गरीब आदमी को इसका बेनिफिट मिलेगा? राशन की योजना जो कोविड-19 में शुरू हुई थी, वो अभी तक चल रही है। मुफ्त हर घर राशन, मुफ्त राशन, 70 करोड़ लोगों को हर महीने राशन दे रही है सरकार। आई थिंक उस पे एलोकेशन और बढ़ने की उम्मीद है। थोड़ा हमारा देश फ्रीबीज की तरफ बढ़ता जा रहा है, खटाखट की राजनीति जो अभी थोड़ी देर पहले मनीष जी कह रहे थे। तो आई थिंक कहीं ना कहीं डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, महिलाओं के खाते में कुछ पैसा, गरीब आदमी के खाते में कुछ पैसा, हर परिवार को कुछ बेसिक सपोर्ट, किसान सम्मान निधि शायद बढ़ जाए, उसके ऊपर हम लोग उम्मीद रख सकते हैं। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं कह सकता हूं कि चाणक्य, इन्होंने लाफेयर की बात करी, जो अमेरिकन संस्कृति है, हिंदुस्तानी संस्कृति के एक महत्वपूर्ण अंग है चाणक्य। चाणक्य ने कहा था कि अपनी इनकम का छठा हिस्सा से ज्यादा अगर हमें देना पड़े तो शायद हमारे साथ नाइंसाफी हो रही है। और ये हिस्सा खाली इनकम टैक्स के रूप में नहीं दिया जा रहा, जीएसटी के रूप में भी दिया जा रहा है। आप छोटी से छोटी चीज खरीदने चले जाइए,